बुक का नाम है मधुप, हिंदी पाठशाला 3, चैप्टर फर्स्ट लेना है जो तुम्हारा पोयम है, ठीक है। और पोयम का नाम है आया वसंत आया वसंत। शांति से बैठो। तो पाठ प्रवेश करने से पहले कुछ बिंदु बताया जाता है पोयम के बारे में। तो पहले हम लोग उस पोयम के बारे में जानते हैं। जैसे कि बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतु है? 5। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं हैं। पहला वसंत, दूसरा ग्रीष्म, तीसरा वर्षा, चौथा शरद, पांचवा हेमंत और छठा शिशिर। आइए आज हम एक कविता द्वारा वसंत ऋतु के बारे में जानेंगे। तो बस चैप्टर है फर्स्ट, पोयम है आया वसंत। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल। बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत लेकर सुगंध बह रही पवन। हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन। है आज मधुर सब दिग दिगंत। आया वसंत भौरे गाते हैं नया गान। कोकिला छेड़ती कुहू तान। है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया वसंत। और इस पोयम के लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। तो अब हम लोग जानेंगे इसे गाना के माध्यम से। पहले ये तो चैप्टर हो गया, इसको मैं पूरा बता दी कैसे इसको पढ़ना है। अब इसको गाना के माध्यम से सुनना है, इससे जल्दी याद हो जाता है। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल। बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत लेकर सुगंध बह रही पवन। हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन। है आज मधुर सब दिगे दिगंत। आया वसंत भौरे गाते हैं नया गान। कोकिला छेड़ती कुहू तान। है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया वसंत। और कविता के लेखक है सोहन लाल द्विवेदी। कुछ माइंड मैप है, जानते हैं कि वसंत आने पर क्या क्या होता है। जैसे कोकिला है, तो कोकिला किस चीज को बोला जाता है? कोयल को। कोयल पक्षी है। यहाँ पे देखो वसंत आने पर क्या क्या दिया हुआ है, पिक्चर्स को ध्यान से देखो। कोयल है, मुंह खोले हुई है, यानी कि कुछ गाना चाह रही है। यहाँ पर देखो सरसों खेतों में फूल है, पीला पीला। फिर है यहाँ पर फल लग रहा है। बौरे आमों में उठी झूल। बौरे आम किसको कहा जाता है? मंजरी से लदा हुआ झूल रहा है। सरसों खेतों में उठी फूल। सरसों खेतों में फूल उठ गया है, यानी खिल गया है। बेलों में फूले नए मूल, और बेलों में फूल रहा है। पल में पतझड़ का हुआ अंत। और वसंत आने के पहले कौन सा मौसम का अंत हो गया? पतझड़ का। तो माइंड मैप में जानते हैं आया वसंत आने पर क्या छा जाती है? शोभा। वसंत आने पर क्या छा जाती है? हरियाली। शोभा। नेक्स्ट है क्या खिलने लगता है? आम की मंजी में। सरसों में फूल आता है। आमों में बौर, बेलों में फूल। थर्ड है किसका अंत हुआ? बसंत आने पर किसका अंत हुआ? पतझड़ का। 4 में है प्रकृति में क्या बदलाव आए? तो प्रकृति में यही बदलाव आए कि पवन में सुगंध भर गई और वनों में हरियाली छा गई। क्या हो गया? पवन में सुगंध भर गई
और वनों में हरियाली छा गई। 5 नंबर में है प्राणियों में क्या बदलाव आए। तो कोकिला कुहू तान छेड़ती है, जीवों में सुख का संचार हुआ। सेकेंड है चैप्टर पापा की सुंदर गेंद। चैप्टर का नाम है पापा की सुंदर गेंद। कहानी पढ़ते हैं। कहानी से पहले पाठ पर प्रवेश है, उसके बारे में कुछ जानते हैं बच्चों। हमें कभी भी अपने किसी सुंदर वस्तु को लेकर घमंड और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फल अच्छा नहीं होता है। तो आइए इस बात से जुड़ी एक कहानी पढ़ते हैं। पापा जब बहुत ही छोटे थे और पावलोवो पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे, एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। तो जैसे कोई बच्चा है वो अपने पापा का कहानी बता रहा है कि जब उसके पापा छोटे थे तो इस गांव में रहते थे। गांव का नाम है पावलोवो पोसाद। तो ये छोटे से गांव शहर में रहते थे और पिताजी को एक गेंद दी गई। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। पापा जब बहुत ही छोटे थे और पावलोवो पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे, एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी, बल्कि सूरज से भी अच्छी थी। उसकी तरफ एक टक से देखा जा सकता था और सूरज से तो वह 4 गुनी सुंदर थी, क्योंकि वह 4 अलग अलग रंगों की थी। सूरज तो एक ही रंग का है, सो भी कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा रंग है, क्योंकि कभी वह पीला दिखता है और कभी वह ऑरेंज दिखता है। और जिस समय सूर्योदय होता है उस समय उसमें एक जो लालिमा रहता है तो उससे वो लाल भी लगता है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि सूरज तो एक ही रंग का है, वो भी कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा रंग का है। लेकिन पापा की जो गेंद थी उसमें 4 रंग थे। गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी। देखो कैसा बताया जा रहा है गेंद के बारे में कि गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी और चॉकलेट की तरह कत्थई थी। कत्थई रंग होता है, मैरून कलर होता है, तो वही चॉकलेट की तरह कत्थई थी। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था और पेंदा घास की तरह हरा था। 4 रंग का था, जिसमें बोला जा रहा है कि मिठाई की गोली की तरह गुलाबी, जैसे गुलाब जामुन है ना, तो वो गुलाबी थी और चॉकलेट की तरह कत्थई थी। ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था और निचला हिस्सा जो था पेंदा, पेंदा मतलब होता है निचला हिस्सा, घास की तरह हरा था। ठीक है, पूरे पावलोवो पोसाद में किसी ने ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। वह मास्को में खरीदी गई थी। कौन सा जगह से खरीदा गया था? मास्को से। मेरे ख्याल से मास्को में भी उस जैसी ज्यादा गेंदें नहीं थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। गेंद सचमुच बहुत ही खूबसूरत थी। गेंद वास्तव में जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि 4 रंग था, उसका खूबसूरती बढ़ा रहा था। और पापा को उस पर बड़ा नाज था और पापा को उस पर क्या था, बहुत ही घमंड हो गया था कि 4 रंग का जो है ऐसा किसी के भी पास नहीं है। तो गेंद को लिए वह जिस तरह अकड़ कर चला करते, उससे तो यही लगता था कि जैसे गेंद उन्होंने ही बनाई है और इन 4 रंगों से उसे रंगा है। गेंद जब उनके पास था वो इतना खुश थे और उसको जहां जहां भी लेके जाते थे इस तरह से अकड़ के चलते थे कि जैसा लगता था कि यह गेंद वही बनाई है और वह ऐसा 1 पीस गेंद है, सिंगल ही ऐसा गेंद है, मतलब शायद ही किसी के पास नहीं होगा। उन्हें ऐसा लगता था पापा को। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे। जब पापा अपना गेंद लेकर जाते थे तो सब जो उनके उम्र के बच्चे थे वो सब भी आते थे कि मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, लेकिन पापा उन्हें खिलाते नहीं थे। वह उससे अकेले ही खेलते। गेंद जो थी उससे पापा अकेले ही खेलते थे, किसी को खेलने नहीं देते थे। लेकिन अकेले खेलने में ज्यादा मजा नहीं आता। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वह उन्हें जलाना चाहते थे।
तो पापा जो हो गए थे वो गेंद के कारण उन्हें लालची कहा गया। क्यों? वो अपनी गेंद से खेलने नहीं देते थे किसी को, कि नहीं मेरा गेंद कहीं खराब ना हो जाए, कहीं इसका, क्योंकि गेंद जब भी खेलेगा तो नीचे में खेलना है, तो धूल ना लग जाए, मिट्टी ना लग जाए, कीचड़ ना लग जाए। और जब वो अकेले खेलते थे तो उन्हें मजा भी नहीं आता था, तो वो जो बच्चे अपने गेंद से खेलते थे उनके पास जाकर वो खेलते थे कि हम तुम्हारा गेंद से खेलेंगे, लेकिन अपना गेंद से वो नहीं खेलने देते थे। इस पर लड़कों ने कहा हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, मतलब हम पापा के साथ नहीं खेलेंगे। जो पापा के दोस्त थे वो भी बोले कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप अपनी गेंद से तो मुझे खेलने नहीं देते हैं। पूरे 2 दिन वो पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी। तो बच्चे बेचारे तो होते ही हैं भोले भाले। 2 दिन वो पापा से बात नहीं किए कि जब तुम हम लोग को अपना गेंद से नहीं खिलाते हो तो हम तुम्हें अपनी गेंद से क्यों खिलाए। लेकिन तीसरा दिन वो पापा को साथ खिलाने लगते हैं अपने गेंद से, और बोलते हैं कि गेंद तुम्हारी खराब नहीं है, बहुत अच्छी है और उसका रंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या फायदा, तुम इसे भी अगर और गेंदों की तरह मोटर में फेंक दोगे तो ये भी फट ही जाएगी। इसलिए इसमें करने की कोई बात नहीं है, मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। जब बच्चे उन्हें चिढ़ाने लगे कि और गेंदों की तरह तो यह भी फट जाएगी, तो पापा आकर के बोलते हैं कि मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी। हाँ हाँ फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। लड़कों ने चिढ़ाते हुए क्या कहा? हाँ हाँ फट जाएगी। पापा फिर बोलते हैं नहीं फटेगी, लो वह रही मोटर। लड़कों ने कहा तो जाओ फेंको ना उसे, क्यों डर लग रहा है। घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्षण भर में वे सभी बुत बनकर खड़े रहे। बुत बन के मतलब मौन होकर, चुप होकर, मतलब देख रहे थे कि पता नहीं फटेगा कि नहीं फटेगा। गेंद अगले पहियों के बीच से लुढ़क कर निकल गई, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ पहिया लगा रहता है, तो अगला पहिया से लुढ़क के पीछे की ओर गेंद गया और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधी आगे चली गई, लेकिन गेंद वही मौजूद थी। नहीं फटी, नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए, तभी जोरों से आवाज हुई, धड़ाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। तोप मतलब बंदूक। आखिर मोटर के नीचे वो आया और गेंद फट गया, ब्लास्ट कर दिया, और लगा कि जैसे कि कोई छोटा तोप दागा गया है, मतलब छोटा तोप से गोली निकला है। यह गेंद की ही आवाज थी, वह फट ही गई। पापा भागते हुए जब वहां पहुंचे तो उन्हें बस रबड़ का एक मैला चिथड़ा सा ही नजर आया। जब गेंद फट जाता है तो तुम देखे ही थे, क्रिस्टी का फाड़ा था गेंद, तो केवल रबड़ का एक चिथड़ा था। वह जरा भी सुंदर नहीं था। जब पापा ने रोना शुरू कर दिया वह घर को भागे और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। फट गई, फट गई, वे चिल्लाए, अच्छा सबक मिला तुम्हें। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। उन्होंने पापा से कहा, तुम्हें लालची और सेखीखोर नहीं होना चाहिए था। पापा ने कहा कि वह लालची और सेखीखोर नहीं होना चाहते थे। वह इतने जोर जोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि उनके चाचा को विश्वास हो गया कि पापा सच बोल रहे हैं। उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दे दी। यह पहले गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मजा आया और किसी ने भी पापा को लालची नहीं कहा। और इस कहानी के लेखक हैं अलेक्सांद्र रास्किन। अलेक्सांद्र रास्किन, फिर से अलेक्सांद्र रास्किन। देखो पापा का गेंद कैसे पहिए के नीचे आकर फट गया। पापा की सुंदर गेंद, माइंड मैप है। पापा की गेंद कैसी थी? सुंदर, बड़ी, सूरज जैसी 4 रंगों वाली। कैसी थी पापा की गेंद? सुंदर, बड़ी, सूरज जैसी 4 रंगों वाली। सेकेंड नंबर में है, पापा के व्यवहार में क्या अंतर आया जब गेंद आ गया
तो पापा के व्यवहार में क्या अंतर आया? वे सेखीखोर, घमंडी और लालची हो गए। नेक्स्ट है, वे अपनी गेंद से किसी को खेलने भी नहीं देते थे। ये दो बदलाव आया था, वह लालची हो गए थे, सेखीखोर हो गए थे, घमंडी हो गए थे और अपनी गेंद से किसी को खेलने नहीं देते थे। थर्ड नंबर में है, पापा ने गेंद के साथ क्या किया और उसका क्या परिणाम हुआ? अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। पापा ने गेंद के साथ क्या किया? बच्चों के बहकावे में आकर कि मेरा गेंद नहीं फटेगा, और मोटर के नीचे अपना गेंद को फेंक दिए और गेंद फट गई। चौथा पॉइंट है, पापा को क्या महसूस हुआ? पापा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने रोते हुए चाचा को सारी बातें बताई। चाचा ने पापा को नई गेंद खरीद कर दी। जब रोने लगे पापा तो चाचा ने फिर एक नया गेंद दिए। इसमें वर्ड मीनिंग है, जैसे सेखीखोर, घमंडी, लालची, ये सब कुछ वर्ड है। तो आप शब्दार्थ जानते हैं। जैसे अभी एसएसटी में वर्ड्स टू रिमेम्बर जाने, वैसे ही इसमें हिंदी में शब्दार्थ होता है। तो एक टक मतलब होता है ध्यान से। पेंदा कहा जाता है निचला हिस्सा, तला या नीचे का हिस्सा। नाज, हमें तुम पर नाज है मतलब गर्व है, घमंड। जलाना यानी चिढ़ाना। चीथरा, जब गेंद फट गया तो चीथरा हो गया, तो फटा पुराना कपड़ा। सेखीखोर, झूठी शान, बघाड़ने वाला। बघाड़ना क्या होता है? बघाड़ना बोलना, और क्या बोलता है नहीं, झूठी शान, बड़ा बड़ा डिंगा हाँकता है, वही हो गया बघाड़ने वाला। हर झंडा कुछ कहता है, पढ़े? नेक्स्ट डे। कितना टाइम हो रहा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। 8 o'clock हो गया होगा। 8:39 हो रहा है। हर झंडा कुछ कहता है, तो आइए पढ़ते हैं हर झंडा के बारे में। कौन सा झंडा क्या कहता है? सफेद झंडा क्या कहता है? रेड झंडा क्या कहता है? ब्लैक झंडा क्या कहता है? तो इस झंडे के बारे में विशेषता बताया गया। पाठ प्रवेश है, आसमान में हूँ लहराता, हर देश की शान कहलाता, करते सभी मेरा सम्मान, नाम बताओ जल्दी पहचान, बच्चों इस पहेली का उत्तर बताओ। हाँ झंडा, बिल्कुल सही। बच्चों, प्रत्येक देश, संस्थान, सेना आदि सभी के झंडे होते हैं। झंडे का क्या महत्व होता है तथा यह किस किस स्थान पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है? आइए इस पाठ के द्वारा हम इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। केशिवा के आंखों में अपने देश के झंडे के प्रति सम्मान झलक रहा था और कुछ प्रश्न भी उसके मन में उठ रहे थे। आखिर झंडा होता क्या है? यह क्यों बनाया जाता है? इन्हीं सवालों के बारे में सोचते हुए केशिवा घर आ गई। हाथ मुंह धोकर फ्रिज से सैंडविच और जूस निकाला और सीधे अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर खोल लिया। सर्च इंजन पर फ्लैग लिखते ही जानकारी का खजाना उसकी आंखों के सामने था। वह पढ़ने लगी। झंडों की दुनिया अनोखी है। देखो, केशिवा एक लड़की है, वो स्कूल गई, 15 अगस्त में झंडा फहराया गया, तो वो झंडा के बारे में उतना नहीं जानती थी। फिर वो सर्च की तो ढेर सारा झंडा उसमें आया। तो अब उसको मन में जिज्ञासा हुआ कि हर झंडा कुछ कहता है, ये इतना सारा कलरफुल झंडा है, ये सब झंडा को क्या क्या बोलेंगे, कौन से अवसर पे कौन सा झंडा फहराया जाता है। ऐसा भी होता है, कभी संधि करना हो, कभी देश है, तो कभी महामारी का एक झंडा होता है। तो ये सब हम लोग जानेंगे। जैसे इसमें चेक वाला झंडा है, तो ये किस चीज का प्रतीक है ये जानेंगे। इसमें देखो, ये रेड क्रॉस है, तो ये जानेंगे। ये देखो ओलंपियाड का है, ओलंपिक का है, तो ये जानेंगे कि हर झंडा के बारे में कुछ नया चीज है। तो झंडों की दुनिया अनोखी है। ये केवल कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों, संस्थाओं, सेनाओं आदि के प्रतीक है। पुराने समय में झंडे वृक्षों की छाल या जीव जंतुओं की खाल आदि से बनाए जाते थे, ताकि इन्हें आसानी से लाया ले जा सके। कपड़े के आविष्कार के बाद झंडे कपड़े पर ही बनाए जाने लगे। हर झंडे का एक विशेष और निश्चित अर्थ होता है। कारों की दौड़ में काले और सफेद
चेक वाले झंडे का अर्थ होता है कि कार दौड़ अब समाप्त हो गई है। मतलब ये जो चेक वाला है झंडा, ये कार दौड़ के लिए है। कार रेस होता है ना, वही कि कार रेस अब समाप्त हो गई है। इसलिए जब गेम खेलता है तो इसी तरह का झंडा आता है। हाँ, आता है ना? फिनिश लाइन पर। ओलंपिक खेलों के झंडों पर बने छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। देखो ये 5 छल्ला है। महाद्वीप मतलब महाद्वीप नहीं जानता है? कॉन्टिनेंट। हाँ, एशिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, हाँ समझ गए? हाँ। तो फिर से पढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों के झंडों पर बने छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। छल्लों की यह श्रृंखला इन महाद्वीपों की एकता की प्रतीक है। विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं जैसे यूएनओ, रेड क्रॉस, स्काउट्स आदि के भी अपने झंडे हैं जो इनके उद्देश्यों की जानकारी देते हैं। उद्देश्य मतलब क्या होता है? क्या उद्देश्य? उद्देश्य? हाँ, उद्देश्य हो गया लक्ष्य। लक्ष्य मतलब एम। हाँ, एम बोल सकते हैं, पर्पस बोल सकते हैं। तुम्हारा क्या पर्पस है? गोल। इंग्लिश समझते हो ना, तो पर्पस हो गया, गोल हो गया, वही हो गया उद्देश्य। जब किसी जहाज पर बैगनी झंडे पर काला गोला दिखाया जाता है तो इसका मतलब है कि वह जहाज संकट में है। कोई जहाज चल रहा है पानी में और पानी में अचानक लहर उठ गया, या फिर जहाज डूबने लगा, या फिर चोर डाकू आ गया, मतलब कि जहाज कोई कारणवश क्या है, संकट में है। तो वहां पे बैगनी झंडे में ये काला गोला दिखाया जाता है, मतलब कि वह जहाज संकट में है। देखो, बैगनी झंडे पर काला गोला, बैगनी झंडे पर काला गोला, इसका अर्थ होता है कि जहाज संकट में है। कुछ झंडे एक ही रंग के होते हैं, जैसे सफेद, केवल सफेद झंडा रहेगा, लाल, काला या पीला। सफेद झंडे का अर्थ होता है संधि या समर्पण। मतलब समर्पण मतलब संधि मतलब हो गया जैसे किसी से हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अब हमको उसके साथ मित्रता करना है, या फिर लड़ाई झगड़ा को अब हमको पूर्ण विराम देना है, अब हमको लड़ाई झगड़ा को आगे नहीं बढ़ाना है, तो संधि। या फिर अगर अगला भी लड़ रहा है और हम भी लड़ रहे हैं। हाँ, टॉम एंड जेरी में आता है हाँ, कि बिल्ला ऐसे दिखा देता है, वो उजला झंडा सब लड़ाई उठ जाता है। हाँ, तो वहां पर वो सफेद झंडा दिखाया जाता है कि अब हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, ये अब हम समर्पण कर रहे हैं, मतलब सरेंडर कर रहे हैं। चीन में सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है। चीन में सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है। शोक किसको कहते हैं? दुख को, ठीक है? किसको दुख होता है ना, तो वहां पे भी वो सफेद रंग का झंडा फहराते हैं। लाल रंग खतरे का प्रतीक है। खतरा। रेड कलर इज अ सिंबल ऑफ डेंजर। ओके, तो लाल रंग खतरे का प्रतीक है तथा इसके विपरीत हरे रंग के झंडे का अर्थ है कि सब ठीक ठाक और सुरक्षित है। लाल रंग खतरा का प्रतीक है और हरा रंग सब ठीक ठाक और सुरक्षित का प्रतीक है, कि मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक है। पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है। पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है, और ये पीला रंग सबसे ज्यादा देखेगा हॉस्पिटल में, है ना, गंदगी और महामारी, क्योंकि सबसे ज्यादा रोगी वहीं जाते हैं हॉस्पिटल में। जितना भी देखेगा गवर्नमेंट रहता है हॉस्पिटल, वो सब अधिकतर येलो से ही रहेगा कलर किए हुए। और ज्यादातर बस, स्कूल का जो बस होता है वो भी येलो से रहता है। क्यों? उसमें कौन सा? क्योंकि एक चेतावनी भी होता है, पीला का अर्थ एक चेतावनी भी होता है। जैसे पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है, तो एक चेतावनी का भी प्रतीक होता है, गंदगी ना फैलाए। बच्चा सब गंदगी फैलाता है, या फिर बच्चे आगे चल रहे हैं सावधान, मतलब गाड़ी अगर जा रहा है तो वहां अपना स्पीड कम करिए, बच्चे को जाने दीजिए, सुरक्षित। काले रंग का झंडा शोक, मृत्यु या विरोध का संकेत देता है। काले रंग का झंडा क्या देता है? शोक, मृत्यु या विरोध का भी प्रतीक होता है।
जब किसी राष्ट्र के जाने माने नेता या विशेष व्यक्ति का निधन हो जाता है तो राष्ट्र अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। श्रद्धांजलि मतलब श्रद्धांजलि नहीं समझता है, कोई मर जाते हैं तो फूल माला चढ़ता है, तो वही हो गया श्रद्धांजलि। या फिर 2 मिनट का मौन रखा जाता है, तो 2 मिनट के मौन के साथ क्या क्या फिर किया जाता है, झंडे को भी झुकाकर, जो देश का हमारा शान है झंडा, जैसे कि फौजी को झंडे पे उठा कर हाँ, तो वो भी श्रद्धांजलि हुआ। तो जैसे झंडे को हम लोग फहराते हैं तो वो सम्मान के प्रतीक है, लेकिन अगर वही झंडा हम लोग झुका दिए तो वहां पे ये दर्शाया जा रहा है कि हमारे देश के कोई जाने माने व्यक्ति का निधन हो गया, नेता है या फिर साइंटिस्ट, ये सब हैं जो देश के लिए बहुत कुछ हैं, देश के विशेष हैं। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। देखो अभी यही बात मैं बताई थी, वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और दर्शन को बताता है। झंडे की दुनिया में खोई के शिवा को सैंडविच और जूस का ध्यान ही नहीं रहा। तभी लाइट चली गई, उसने अपना सैंडविच और जूस उठाया और गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि सर्च की तो उसको इतना सारा जानकारी मिला। किसको जानकारी मिला? केशिवा को। और केशिवा एक गाना गा रही है, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी, आकाश और जमी पर हो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला। वो अपने मन से इस गाने को बनाए, क्योंकि ये कोई गाना नहीं है, वो अपना मन से ये गाना बनाए और गुनगुनाते हुए निकल गई। तो माइंड मैप है, हर झंडा कुछ कहता है। झंडे क्या बतलाते हैं? काले सफेद चेक वाले झंडे कार की दौड़ की समाप्ति के बारे में बताते हैं। ओलंपिक खेलों के झंडे पर बने छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता के प्रतीक है। सेकेंड पॉइंट है, झंडे का रंग क्या बतलाते हैं? तो कुछ झंडा का रंग है इसमें, सफेद है, संधि और समर्पण, याद रहेगा। नेक्स्ट है लाल, लाल क्या है? खतरा का प्रतीक। हरा सुरक्षित, सब कुछ ठीक ठाक है, ये हरा हो गया। पीला महामारी और गंदगी। फिर है काला शोक, मृत्यु या विरोध है। फिर नेक्स्ट है झंडों का क्या महत्व है? हर झंडा विशेष अर्थ देता है, देश का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान का प्रतीक है। अब हम लोग शब्दार्थ कुछ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चैनल को करेंगे स्टॉप। शब्दार्थ, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी, आविष्कार, खोज, खोज। नेक्स्ट है संधि। संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अभी मैं बताई, मेल, मिलना, मित्रता, समझौता। मिलना मित्रता नहीं है, समझौता है, और मेल है तुम्हारा मित्र, मतलब मेल और समझौता करना चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा। नेक्स्ट है निधन, जिसके पास धन ना हो। निधन, निर्धन नहीं, निधन मतलब हो गया मौत। निधन होता है तभी तो राष्ट्र का झंडा झुकता है, वो निधन। श्रृंखला, श्रेणी या कतार। नेक्स्ट है प्रतीक, मतलब निशान और चिन्ह। सुरक्षित, संभला हुआ। सुरक्षित मतलब संभला हुआ, संभला हुआ। तो ये था हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर था, और भी है लेकिन टाइम बहुत हो गया है, तो तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।